नमस्कार। इजराइल युद्ध के बाद जिस ढंग से लाल सागर पर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, वह तनाव अंतगत्वा पर्यावरणीय संकट को जन्म दे दिया है। खासकर मैं बात कहूं मैरीटाइम इन्वायरमेंट को, यानी समुद्री पर्यावरण को। और इस युद्ध ने एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया है समुद्री जीवों के ऊपर। देखते हैं क्या है पूरी बात और आप समझ सकते हैं कि ये कितनी गंभीर बात है। शिप संक बाय द हूथीज थ्रेटन रेड सी इन्वायरमेंट, ऐसा यमन और यूएस मिलिट्री कह रही है। आपको पता होगा कि हूथीज जो है वो यमन के विद्रोही गुट का नाम है। लगभग 1990 के आसपास में यह एक सिया ब्लॉक है और वह बना। और चूंकि ईरान हमेशा से सिया चाहता था कि उस एरिया में सिया सपोर्टर गवर्नमेंट बने, वैसे भी ईरान एक सिया कंट्री है। हमेशा उसका प्रयास होता है कि जहां पर भी सिया कम्युनिटी थोड़े से ज्यादा हो या उसके कंपेयर में थोड़ा कम हो, वहां सिया गवर्नमेंट बन जाए। और इसलिए ईरान ने हमेशा हूथीज का समर्थन किया। और आज ये हूथीज जो है वो रेड सी पर एक तरह से कहा जाए जितनी भी वाणिज्यिक जहाजें शिप वगैरह जा रही हैं उसके लिए वो खतरा बन गया है। आए दिन कोई ना कोई वो घटनाएं करते रहते हैं। ट्रैफिक रूट जो है वो बाधित तो होता ही है, और समुद्र में जो टैंकर्स वगैरह, ऑयल टैंकर्स वगैरह जाते हैं, उन पर भी एक खतरा मंडरा रहा है। वैसे मैं बता देता हूं बात कि यमन में ही यह जो ग्रुप है हूथी, जिसको आतंकवादी संगठन के रूप में माना जाता है और ईरान सपोर्टेड है, और फिलिस्तीन में जो इजराइल कर रहा है उसका वह विरोध कर रहा है। क्योंकि आपको पता ही है ईरान एक तरह से कहा जाए, फिलिस्तीन तो मैं नहीं कहूंगा, हमास के पूरे सपोर्ट में खड़ा है। तो वाजिब बात है हूथीज ने भी ईरान के कहने पर हमास के विरुद्ध, हमास के सपोर्ट में आगे बढ़ा और इजराइल के विरुद्ध आए दिन कुछ ना कुछ वो करते जा रहे हैं। जब इजराइल का वो कुछ नहीं कर पाए तो अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अपने ही जगह पर, जहां पर वो है रेड सी के पास में, ब्लॉक करते रहते हैं, शायद अपनी बातों को मनवाने के लिए। यहां पर क्या है बात पूरी तरह समझ लीजिए आप। यह है कि ये जो हूथीज हैं जिन्होंने अभी आपको पता होगा कि रेड सी जो है, रेड सी सुएज कैनाल के थ्रू यूरोप तक चल जाता है, आपको पता ही है। अब चूंकि वहां पर हूथीज इतना प्रभाव अपना बना लिए हैं या दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, जिससे इन्वायरमेंट को खतरा हुआ। और अभी हाल ही में पिछले महीने की बात है कि एक शिप था, बेसिकली मैं बता दूं उस शिप का नाम, ये बेलीज में, बेलीज एक कंट्री आपको पता है, बेलीज में रजिस्टर्ड एक रूबी मार एक जहाज है, एक शिप है। और यह शिप माना जाता है 1 महीना पहले बहुत सारे फर्टिलाइजर्स को लेकर के आ रहा था, बहुत सारे उर्वरक को लेकर के आ रहा था। बेलीज में रजिस्टर्ड है रूबी मारा, लेकिन यह शिप जो है वो ब्रिटेन की है, ब्रिटेन के स्वामित्व वाली जहाज है। और इसको पिछले महीने जो हूथी उग्रवादी है, इन्होंने हमला किया। और अंततः क्या हो गया कि कल माना जाता है या सैटरडे की सुबह या फ्राइडे की रात में, कि अंततः वह एक तरह से डूब गया। तो ये परेशानी क्या हुआ जरा समझिए। यमन ने बाकायदा इसकी चेतावनी दी है। जहाज, कहा है कि जहाज में बहुत खतरनाक सामान था और इसमें बेसिकली उर्वरक था, और यह उर्वरक जो है वो समुद्री जीव जो लाल सागर के आसपास होंगे उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। यहां पर एक बात और भी ध्यान दें, अभी तक हूथीज ने जितना भी अटैक किया हो, उससे एक चीज तो यह हुआ कि चलो बहुत सारे जो वाणिज्यिक जहाज है, कमर्शियल शिप्स है, उन्होंने अपने आप को डाइवर्ट करके अब अफ्रीका के नीचे से वो जा रहे हैं, सुएज कैनाल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। या यदि कुछ कब्जा भी करने का उन्होंने प्रयास किया तो अभी तक कोई शिप उनके हाथ में बहुत दिन तक रहा हो, या बहुत डैमेज हो गया हो, ऐसा नहीं है, या गुम हो गया हो। लेकिन ये पहला शिप है, मान लीजिए, जब से इजराइल वाला हिसाब किताब हुआ है और जब से हूथीज एक तरह से इजराइल के विरोध में और हमास के सपोर्ट में अपनी कार्रवाई को शुरू किया, उस समय से लेकर के ये पहला शिप है जिसको विश्व ने खो दिया। ब्रिटेन के स्वामित्व वाला था, रूबी मार शिप है, बेलीज में रजिस्टर्ड था। आगे देखिए, यहां पर कुछ बातों को आप और भी जानेंगे। वह यह है
सेंटकॉम का मतलब होता है, जरा सुन लीजिएगा, यूएस सेंट्रल कमांड। इसने बकायदा एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि इस शिप के डूबने से जो ट्रैफिक है, वाटर वे जो ट्रैफिक है, वह भी आगे चल करके अफेक्ट होगा, ऐसा इन्होंने कहा। आगे कुछ और बातें भी उन्होंने कही, वह यह है कि उनका मानना है ये सेंटकॉम का, यानी क्या मैंने कहा था, यूएस सेंट्रल कमांड, उन्होंने कहा कि रूबी मार जो है, जो शिप है, वो साउदर्न रेड सी में शायद फ्राइडे या सैटरडे की शुरुआत में डूब गया, और ऐसा ही यमन गवर्नमेंट ने भी कहा। माना जाता है कि इस वेसल में जो ये जहाज थी रूबी मारा, वो जहाज पर मिसाइल से फरवरी में अटैक किया गया, और हुतीज ने अटैक किया था फरवरी में, और इसके जो क्या कहता है, जो फर्टिलाइजर्स था, जो केमिकल्स वगैरह था, माना जा रहा है वो 18 माइल यानी लगभग 29 किलोमीटर के आसपास वो पूरा का पूरा फैल गया है। ये जहाज कितना टन का, मैट्रिक टन का माल लेके जा रहा था? 21,000 मैट्रिक टन फर्टिलाइजर लेकर के जा रहा था, और इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा थी। नाइट्रोजन और फास्फोरस खेतों में पहुंचता तो उपयोगी होता, लेकिन यदि यह समुद्र में पहुंचा, और समुद्र में धीरे धीरे जो फैल रहा है, किस ढंग से यह नुकसान कर सकता है, जरा देखिए। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, वो यह है, मैंने सेंटकॉम का नाम लिया, जिसका मैंने कहा यूएस सेंट्रल कमांड। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि यूएस ने ज्योग्राफिकली, मैं ज्योग्राफिकली बात करूं तो पूरे विश्व को कई मिलिट्री कमांड में डिवाइड कर रखा है, और जो कमांड, जैसे हर कमांड अपने अपने स्पेसिफिक एरिया से, जैसे मान लेते हैं अफ्रीका कमांड, जिसका हेडक्वार्टर है जर्मनी स्टुअर्टगार्ड, यह बनाया गया था 2008 में। तो अफ्रीका कमांड में जितने भी ऑफिसर्स होंगे, सोल्जर्स होंगे, एयरक्राफ्ट होंगे, नेवल आर्मी के लोग होंगे, इस कमांड में हर टाइप की चीज होंगे। वही लोग अफ्रीका क्षेत्र में यदि कुछ होता है, यूएस जहां पर कुछ इन्वॉल्वमेंट कर दे, मान लो कोई सैन्य कार्रवाई करना हो, तो अफ्रीका कमांड के ही सैनिक, उसी का इक्विपमेंट, उसी के जहाज जाएंगे, और उसी का देख रेख है उस एरिया को पूरा टैकल करना। कितने कमांड में है तो पहला देख लिए आप, पहला मैंने बताया ज्योग्राफिकली की मैं बात कर रहा हूं, मैं पूरा की बात नहीं कर रहा हूं। एक है अफ्रीका कमांड, 2008 में बना था, ध्यान रखेंगे, स्टुअर्टगार्ड जर्मनी। अब जो बात मैं आपसे कर रहा था वो यूएस सेंटकॉम की बात में कर रहा था, सेंट्रल कमांड की बात, जिसके इसको बनाया गया था 1983 में, और इसका जो बेस है वो है फ्लोरिडा। ठीक है, बेस इसका फ्लोरिडा है। अभी हाल ही में जो सेंट्रल कमांड है, इसके सैनिक अभी भी इराक और अफगानिस्तान में प्रेजेंट है। माना जाता है कि सेंट्रल कमांड के जो सैनिक है अफ्रीका के, कुछ सैनिक, ज्यादा नहीं, कुछ सैनिक इराक में भी है और अफगानिस्तान में भी है, और इन्होंने ही पूरा काम किया था इराक और अफगानिस्तान में, सेंट्रल कमांड। यूरोपीय कमांड भी है इनका, और ये बहुत पहले बना है 1952, और इसका भी हेडक्वार्टर कहां है? स्टुअर्टगार्ड। आपको 3 मिल गया। चौथा देखिए, चौथा है साउदर्न कमांड। ठीक है, ये है साउदर्न कमांड, ध्यान रखेंगे, 1 मिनट। हाँ, अगला है साउदर्न कमांड, ये भी बहुत पहले यूरोपीय कमांड के जस्ट बाद बना था। ये भी है डोरल, फ्लोरिडा में इसका बेस है। इनका एक अपना अलग कमांड भी है, जो इसको बोलते हैं स्पेस कमांड। स्पेस को देखने के लिए भी एक कमांड बनाया हुआ है, कल को स्पेस वॉर हो जाए तो। इसका ये बनाया गया था 2019 में, बहुत रिसेंट बनाया गया। कोलोराडो में इसका क्या है? बेस है। कोलोराडो अमेरिका में पड़ता है। तो वहां पर 3 और 2 5 हुए, अब और ये 3 8। इंडो पैसिफिक कमांड 1947, यानी सबसे पहला यही बना था अमेरिका का कमांड। सेकेंड वाला यूरोपीय कमांड 1952। ये हवाई है, हवाई इसका हेडक्वार्टर है। नॉर्दर्न कमांड जो है कोलोराडो है, 2002 में बना था। साउदर्न कमांड 63 में फ्लोरिडा। ये 2 बार लिखा गया है, ध्यान देंगे, 1 मिनट। हाँ, साउदर्न कमांड 2 बार आ गया, यानी ये 7 ही कमांड हुआ, ध्यान रखेंगे, 8 नहीं हुआ, 7 हुआ। तो ज्योग्राफिकली यदि मैं कहूं,
अमेरिका ने पूरे विश्व को 7 कमांडों में बांट रखा है। वैसे यदि मैं कहूं कि उसने बांटा कितना है, 11 कमांड में, यानी जितने बच गए 4, उसको यह कहता है ज्योग्राफिकल नहीं, बल्कि उसको यह कहता है फंक्शनल कमांड। उसके लिए जो वर्ड यूज करता है वो फंक्शनल कमांड यूज करता है। अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, वो मतलब है ना, ऐसा कर सकता है, आप नहीं कर सकते हैं, आपका देश अभी उतना आगे नहीं है, ठीक है। अब उसको पूरा विश्व देखना है, आप समझ रहे हैं। तो यहां पर जो सेंट्रल कमांड, जिसके सैनिक इराक और अफ्रीका में भी है, उनका मानना था कि ऐसा दुर्घटना हुआ है, और जो उसने शिप को मारा था मिसाइलों से, होतीज ने फरवरी में, 18 फरवरी के आसपास की शायद घटना थी। अब वह डूब रहा है और स्थिति गंभीर है। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, जो यमन की सरकार है, उन्होंने जो लैंग्वेज यूज किया उस पर देखिए। इट इज अ न्यू ट्रेजेडी फॉर आवर कंट्री एंड आवर पीपल, एवरी डे वी पे द प्राइस फॉर द एडवेंचर्स ऑफ द हुथीज मिलिटेंट्स। ये हमारे लिए एक नया ट्रेजेडी है जो उन्होंने कहा। ये अभी तक तो हम केवल उनसे लड़ रहे थे गृह युद्ध में। आपको पता है कि ये जो गृह युद्ध लगातार चल रहा है यमन में, सत्ता पकड़ने की एक तरह से कहा जाए होड़ है। अभी वहां पर जो यमन की जो सरकार है उसको कहा जाता है प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल। प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, जिसको यूएन भी मान्यता देता है, सऊदी अरेबिया भी देता है, इंडिया भी देता है, और विश्व के सभी अच्छे देश देते हैं। लेकिन सच्चाई एक ये भी है, और उसके जो हेड है, उसके राष्ट्रपति जो है, वो है रशीद अल अमीनी, रसद अल अमीनी शायद है उनका जो हेड है, वो है रसद अल अमीनी, ये है। और प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल एक सरकार है, उसके ये हेड है, प्रेसिडेंट है। लेकिन ये बहुत सालों से लगातार होतीज से लड़ते हुए आ रहे हैं, जो शिया ब्लॉक है, ये एक तरह से सुन्नी है। यहां पर यमन में कि गौर कीजिएगा, सुन्नी है 65% और शिया जो है वो 35% है। और होतीज अपने आप को कहते हैं कि हम शियाओं का यहां पर राज स्थापित करना चाहते हैं, और हम सच्चे यमन के वासी हैं, सच्चे यमन के देश को मानने वाले लोग हैं। ये सब बकवास है। तो ये लोग आपस में बहुत दिनों से लड़ रहे हैं। सत्ता वैसे अभी हाल में इसके हाथ में है। यमन के कई क्षेत्रों पर जो शिया गुट होती है उसने कब्जा कर रखा है, ये भी आप जान लीजिए। तो वहां की सरकार क्या कह रही है, जिसको सब मान्यता देते हैं, रसद अल अमीनी की सरकार, वो कह रही है कि ये हमारे लिए नया ट्रेजेडी है। वैसे भी हम ये, और क्यों नया है, क्योंकि लड़ तो हम बहुत दिनों से रहे हैं जमीनी स्तर पर, लेकिन जिस ढंग से इन्वायरमेंट को खराब किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अब हम लोग कैसे लड़ेंगे? और माना जाता है कि वहां पर जो सिविल वॉर चल रहा है, सही मायने में चल रहा है वो 2014 से। वैसे होती जो बना है वो 1990 में बना है, मैंने पहले ही कहा, लेकिन जो लड़ाई वहां चल रही है, सिविल वॉर जो चल रहा है, वो 2014 से चल रहा है। अगला पॉइंट एक बार जान लीजिएगा, वो यह है कि ये जो फर्टिलाइजर जो वहां गिरा है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, आखिर क्या होगा, इसको भी थोड़ा सा केमिस्ट्री के हिसाब से, और आप समझ सकते हैं मेरीन साइंस के हिसाब से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। माना जाता है कि फर्टिलाइजर क्या होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स भरे हुए होते हैं, पोषक तत्व भरे हुए होते हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब भरे हुए होते हैं। और इससे क्या होगा, अलगी यानी शैवाल का ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ेगा, और जैसे ही तेजी से बढ़ेगा उससे मरीन लाइफ को अफेक्ट होगा, क्योंकि यह यूट्रोफिकेशन को जन्म दे देता है। इस यहां पर आगे चलकर यूट्रोफिकेशन की क्रिया शुरू हो जाएगी। क्या कैसे कैसे जोड़ना है, जैसे ही न्यूट्रिएंट्स यानी फर्टिलाइजर धीरे धीरे फैलता जाएगा समुद्र में, वैसे वैसे अलगी का ग्रोथ बढ़ जाएगा, शैवाल का ग्रोथ बढ़ जाएगा, जो हरा हरा होता है वो। और इससे क्या होगा, एक्वाटिक जो एनिमल्स हैं वो, उनको दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा, क्योंकि यह प्रोसेस शुरू कर सकता है यूट्रोफिकेशन का। यूट्रोफिकेशन क्या है, जरा इसको आप समझ लीजिए साइंस की भाषा में, साधारण शब्दों में मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है कि किसी भी प्लांट्स वगैरह के लिए, ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की बहुत जरूरत है। लेकिन जब भी ओवर एबंडेंस हो जाए न्यूट्रिएंट्स का इन वाटर, मतलब जरूरत से ज्यादा, पानी में भी जरूरत है न्यूट्रिएंट्स का, पानी में उगने वाले जो नीचे नीचे चीजें हैं उनको भी जरूरत है, और
साथ ही साथ मछली हो या और पशुओं हो, उनको भी जरूरत है न्यूट्रिएंट्स का। शैवाल को छोड़कर शैवाल को जरूरत नहीं है, बहुत चीज को है। अब देखिए क्या होगा, एबंडेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, जब न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएगा वाटर में, इससे क्या हो जाएगा, वो हार्मफुल होगा। क्या होगा, क्योंकि ओवर एबंडेंस नाइट्रोजन का और फास्फोरस का क्या कर देगा, यूट्रोफिकेशन को शुरू कर देगा। कैसे, देखिए क्या है ये, अलगी जो है वो जबरदस्त ढंग से बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, स्प्रेड हो जाएगा चारों बगल, पूरा वाटर जो होगा वो ग्रीन हो जाएगा। अलगी जो होता है वो बहुत खराब महकता भी है, सनलाइट को वो ब्लॉक कर देगा पूरे इस पर। जब पूरा हरा हो जाएगा ऊपर, तो नीचे सनलाइट नहीं जाएगा, ऊपर तक ही रह जाएगा, ठीक है। और माना जाता है कि वो बहुत टॉक्सिक भी हो जाएगा। तो जैसे जैसे अलगी वहां पर बढ़ता जाएगा, इससे क्या होगा, फायदा बढ़ता जाएगा, उससे स्मेल भी खराब होगा, सनलाइट को वो ब्लॉक करेगा और टॉक्सिन को भी रिलीज करेगा। अब आगे देखिए क्या है, लेकिन जब अलगी बहुत तेजी से बढ़ेंगे तो एक समय आने के बाद वो मरेंगे भी जल्दी से। और जब मरेंगे, किसके थ्रू मरेंगे, क्योंकि उनको बैक्टीरिया खा जाएगा, बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देगा। और जैसे ही बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा, उससे क्या होगा, डिकम्पोज करने के क्रम में वो कंज्यूम करेंगे ऑक्सीजन को। यानी कि पानी में जो ऑक्सीजन है, जो पानी में ऑक्सीजन है, जब बैक्टीरिया इस मरे हुए अलगी को खाना शुरू करेंगे, डिकम्पोज करना शुरू करेंगे, तो वो पानी के ऑक्सीजन, पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको वो क्या करेंगे, कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। और इससे क्या हो जाएगा, इससे मछली या कोई अदर एक्वेटिक लाइफ है उसको ब्रीदिंग सही से नहीं होगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। क्योंकि पानी में जितना ऑक्सीजन चाहिए जीव जंतु को रहने के लिए, वह बैक्टीरिया अलगी को डिकम्पोज करने के चक्कर में उसका उपयोग कर चुका होगा। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन बहुत जगह से रिमूव हो चुका होगा, और इससे क्या होगा, डेड टू जोन, मतलब एक तरह से कहा जाए वहां पर कई सारे एक्वेटिक एनिमल खत्म हो जाएंगे। आगे देखिए कुछ लोग साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि जो वेसल, जो ब्रिटेन का ओन में जो जा रहा था फर्टिलाइजर वाला, इस पर भी डिपेंड करता है उसका इंपैक्ट डिपेंड करता है ओशियन करंट पर, और साथ ही साथ वेसल में कितनी तेजी से रिसाव हो रहा है फर्टिलाइजर का, कितना बड़ा ब्लॉक है, कहां से निकल रहा है, कितना निकल रहा है तेजी से, एक तो उस पर भी डिपेंड करता है। और ओशियन करंट आप समझ रहे हैं, जो ओशियन के ऊपर में धीरे धीरे जो धारा प्रभावित होती है उस पर भी डिपेंड करता है, तेज है, गर्म है, ठंडा है, क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। इतना तो जरूर है कि रेड सी के आसपास जो कोरल रीफ्स है या कोस्टल मैंग्रोव्स है या जो डाइवर्सिटी है, उसको जरूर ये खराब कर देगा। खासकर साउदर्न रेड सी का बात मैं करूं, क्योंकि साउदर्न रेड सी में ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है, कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स। ये यहां पर यमन की सरकार ने एक बात भी कहा है, ये भी ध्यान देने योग्य बात है। यमन की सरकार ने कहा कि पिछले साल यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने 1 लाख मिलियन बैरल का ऑयल, जो एक बहुत बड़ा टैंकर था उससे निकलने वाला था, पूरा निकला नहीं था, निकल जाता, उसको जिस ढंग से एक युद्ध स्तर पर ऑपरेशन करके उसको टैकल किया गया कुछ ही दिनों में, यमन की सरकार चाहती है कि यह पर्यावरणीय डिजास्टर को रोकने के लिए यूएन उसी ढंग से एक ऑपरेशन करे जो पिछले साल इसने वहां पर रेड सी में यमन कोस्ट के पास में ही किया था और ऑयल को फैलने से रोका था। ठीक है, यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, जो यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपना एक सेपरेट रिपोर्ट दिया है, उसमें कहा गया है कि ये जो शिप पर अटैक हुआ था यह वेस्ट ऑफ यमन पोर्ट ऑफ मोकोहा में हुआ था। ठीक है, या मोकहा में हुआ था, वहां पर यह अटैक हुआ था, वेस्ट ऑफ यमन पोर्ट, जिसको मोकहा कहा जाता है, मोकहा। चलिए यहीं तक आज रहने देते हैं, और ये भी याद रखेंगे मोकहा कहां पर है, यमन में एक पोर्ट है, उसको भी ध्यान में रखेंगे, और यमन की क्या है पूरा ज्योग्राफिकल लोकेशन उसको भी ध्यान में रखिएगा। रेड सी के आसपास जितने भी देश हैं उसको भी ध्यान में रखें, और फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।